हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करने वाले इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े हुए यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन में पूछे गए सवाल, जो कि हमारे कॉमर्स और मैनेजमेंट एग्जामिनेशंस में पूछे गए थे। आइए फटाफट से इन सवालों के ऊपर अपना जो डिटेल्ड डिस्कशन है उसे स्टार्ट करते हैं। जी, तो यहाँ पे हमारे सामने सवाल है, which of the following are the reasons for substitution between domestic and MNC goods। तो आपके डोमेस्टिक गुड्स और एमएनसी गुड्स उनके बीच में जो सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, यानी कि आप अपना डोमेस्टिक सामान खरीदने की बजाय बाहर का फॉरेन ब्रांडेड सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। आपने जो लोकल सामान आप खरीदते थे वो आप आजकल प्रेफर करते हैं कि आपको बढ़िया ब्रांड का, फॉरेन के ब्रांड का सामान मिल जाए। तो ऐसे क्या रीजन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं? ए वाला पॉइंट आपको दिया, इंक्रीज्ड नॉलेज ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स ड्यू टू इंटरनेशनल इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। तो बिल्कुल रेवोल्यूशन आ चुका है, आज की डेट में आपको सभी फॉरेन प्रोडक्ट्स के बारे में, सभी फॉरेन ब्रांड्स के बारे में पूरी जानकारी है। पहले ये जानकारी अवेलेबल नहीं होती थी, बट अब ये जानकारी अवेलेबल है ड्यू टू इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन। तो ये बिल्कुल एक रीजन बन सकता है। आगे दिया, नो नीड टू कंडक्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन। तो एडवर्टाइजिंग कैंपेन की कंडक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। देखो, एडवर्टाइजिंग वगैरह तो प्रोडक्ट्स के केस में करनी पड़ती है, अगर उनको पॉपुलर बनाना है, ब्रांड बनाना है। तो इस पॉइंट को भी साइड में रखते हैं। सी पे चलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हैव फॉलन टू अ वेरी लो लेवल। तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आपकी कम हो चुकी है, उस वजह से जो बाहर का सामान है, जो ब्रांडेड सामान है, बाहर का सामान है, जो बाहर की कंपनियां सामान बना रही हैं, बाहर से लेकर आ रही हैं सामान को, तो वो सामान भी आपके लिए अब सस्ता हो चुका है। तो इसीलिए आपको, क्योंकि प्राइस डिफरेंस इतना नहीं देखने को मिलता अपने देसी सामान में और इंटरनेशनल वाले ब्रांडेड सामान में, तो आप इंटरनेशनल वाले ब्रांडेड सामान को प्रेफर कर लेते हैं। तो एक ये रीजन डेफिनेटली हो सकता है। फिलहाल आगे पॉइंट्स की तरफ भी बढ़ते हैं। रिस्ट्रिक्टेड इंटरनेशनल ट्रेवल। अब देखो, इंटरनेशनल ट्रेवल की रिस्ट्रिक्शन खत्म होगी, तभी तो आपको बाहर के सामान की जानकारी मिलेगी, तभी आपको पता लगेगा इंटरनेशनल लेवल पे कौन कौन से ब्रांड्स हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं इनके सब्स्टिट्यूशन पे रोक डाल देगा। रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, आज की डेट में तो इंटरनेशनल ट्रेवल से रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो चुकी हैं, कोविड भी खत्म हो चुका है। और इसीलिए प्यारे दोस्तों, ये जो डी वाला पॉइंट है, ये भी हमारे सामने जो है सही नहीं लग रहा है। इसके बाद है, टेस्ट आर कंसिस्टेंट एट द ग्लोबल लेवल। आपके ग्लोबल लेवल पे टेस्ट कंसिस्टेंट है, यानी कि ग्लोबल लेवल पे एक कंट्री में जो सामान प्रेफर किया जाता है वैसे ही बाकी कंट्री में भी प्रेफर किया जाता है, ऐसा कुछ कहने की कोशिश चल रही है। और ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से पूरे तरीके से सही नहीं है, कुछ हद तक आप कह सकते हो सही हो भी सकती है, बट मेरे हिसाब से जो है ना, अगर मैं ऑप्शंस की तरफ बढ़ूं तो ए वाला मेरे हिसाब से आंसर में आना चाहिए। और ए वाला तो मेरे पास आ रहा है 1 में और 4 के अंदर। तो ए के साथ अगर मुझे चूज करना है तो बी और सी चूज करना है, और सी वाले से तो मैं पहले ही सहमत हूं। और इसीलिए मैं करेक्ट आंसर अपना मार्क करूंगा जी, ऑप्शन नंबर 1 का। तो इस तरीके से आपको सोच विचार करके अपने आंसर की तरफ पहुंचना पड़ेगा। वो दिन गए जब सीधे सीधे आंसर आते थे, सीधे सीधे क्वेश्चन आते थे, आंसर करो। अभी आपको दिमाग लगा के आंसर मार्क करना होता है। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ट्रिलेमा ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है ट्रिलेमा ऑफ इंटरनेशनल फाइनेंस का। तो ये कंसेप्ट आपको कहता है कि आपके पास ना तीन चीजें होती हैं। देखो, ट्रिलेमा के अंदर कुछ तीन चीजें आने वाली हैं। डेलिमा में दो चीजों के बीच में कंफ्यूजन है, ट्रिलेमा में तीन चीजों के बीच में कंफ्यूजन है। कौन सी ये तीन चीजें हैं, वो आपको बता देते हैं। एक है जी आपका फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, कि आपके एक्सचेंज रेट आप फिक्स कर रहे हैं। दूसरा आपका है मॉनेटरी पॉलिसी ऑटोनोमी, कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो आप इंडिपेंडेंटली ऑटोनोमसली बना रहे हैं। और तीसरा वाला आपका जो पॉइंट है, डेट इज फ्री मोबिलिटी ऑफ द कैपिटल, फ्री कैपिटल मूवमेंट। तो कहा गया, इंटरनेशनल लेवल पे आप जो है इन तीनों के बीच में कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज इसीलिए रहते हैं क्योंकि आप इन तीन में से कोई दो चूज कर सकते हैं, तीनों को एक साथ फॉलो नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास कौन से पॉइंट्स आएंगे? फिक्स एक्सचेंज रेट, इंडिपेंडेंट मॉनेटरी पॉलिसी और फ्री मोबिलिटी ऑफ कैपिटल। तो ए, बी और सी ही आने वाले हैं। थोड़ा सा अगर आप इसे और समझना चाहें तो लेट सपोज अगर मैं चूज करता हूं कि मैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट और अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की ऑटोनॉमी चाहता हूं, मैं पहले दोनों चीजें चाहता हूं, तो फिर तीसरी चीज मुझे कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। अगर आपने एक्सचेंज रेट को फिक्स रखना है और चाहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी, मनी सप्लाई पे भी आपका पूरा कंट्रोल रहे,
तो फिर कैपिटल की मोबिलिटी को आप फ्री नहीं रख पाएंगे, क्योंकि अगर कैपिटल की मोबिलिटी फ्री हो जाएगी फिर आपके एक्सचेंज रेट पे भी इफेक्ट डालेगी और आपकी मॉनेटरी पॉलिसी को भी वो इंडिपेंडेंट नहीं होने देगी। तो आपको कैपिटल मोबिलिटी पर रिस्ट्रिक्शंस लगाने पड़ेंगे। तो इन तीन में से आपको कोई दो ही चूज करने पड़ेंगे, तीनों को एक साथ नहीं आप चूज कर सकते। तीनों नाव में से दो नाव में ही पैर रख सकते हो, तीनों नाव में इकट्ठे पैर आप यहाँ पे नहीं रख पाओगे। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बन जाएगा जी ऑप्शन नंबर 1 का। चलिए तो प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत ही सीधा, बहुत ही डायरेक्ट सवाल है। डैश as defined under the foreign trade policy implemented by Director General of Foreign Trade has the main aim to mentor new and potential exporters on the entry cases of foreign trade through counseling, training and outreach programs so that they can get into international trade। तो ये तो बिल्कुल ही सीधा, बिल्कुल ही डायरेक्ट सवाल है। आपसे स्कीम पूछ रहे हैं कि कौन सी स्कीम के अंदर आप जो नए एक्सपोर्टर्स हैं उनको फॉरेन ट्रेड के बारे में पूरी काउंसलिंग, ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हमारे पास बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2, निर्यात बंधु स्कीम। तो निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, बंधु मतलब आपका सखा, आपका भाई बहन। तो आपके जो एक्सपोर्टर भाई हैं आप उनकी पूरी मदद करते हैं, क्योंकि उन्हीं से आपको फॉरेन एक्सचेंज मिलने वाला है। और इसके लिए ये स्कीम यहाँ पे इंट्रोड्यूस की गई है हमारे देश के अंदर, तो इसके बारे में बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो है ना, जो आपके लिए रेलिवेंट होगी, जो भी आप एग्जाम देने वाले हैं उस टाइम की, तो आप उसके अंदर जो भी इनिशिएटिव्स वगैरह हैं उनको एक बार जरूर देख के जाइएगा अपने एग्जामिनेशन के लिए। चलिए कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका जुड़ा है साफ्टा यानी कि साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से। तो जो साफ्टा आपका एग्रीमेंट है, इसके अंदर आपकी जो कंट्रीज हैं, सवाल कह रहा है उनको दो में कैटेगराइज किया जाता है, एज नॉन लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स एंड लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स। जो लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स होंगी यानी कि वो थोड़ी सी गरीब होंगी, और नॉन लीस्ट वाली इनसे थोड़ी सी बेहतर होने वाली हैं। तो आपको बताने की कौन सी नॉन लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में आ रही है, यानी कि एलटीसी कंट्रीज की लिस्ट में कौन सी नहीं आ रही है। तो सार्क की कंट्रीज वैसे तो आपको मालूम है, ये सारे आपके जो कंट्रीज है सार्क में आते ही हैं जो यहाँ पे दे रखे हैं। तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, इंडिया और श्रीलंका। अब इंडिया लीस्ट डेवलपिंग कंट्री नहीं है, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए। तो डी वाला तो आपका जो है पक्का से इसके अंदर आना चाहिए। और डी अगर आपने पहचान लिया कि इंडिया जी लीस्ट डेवलप्ड कंट्री तो नहीं है, और इसके हिसाब से आपने एक्सक्लूड कर दिया यहाँ पे 2 को भी और 3 को भी। अब 1 और 4 में से आपको चूज करना है, और 1 और 4 में से अगर आप चेक करेंगे तो बी तो दोनों में ही आ रहा है, पाकिस्तान तो दोनों में ही आ रहा है, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान भी चल रहा है। और उसके अलावा आपको चूज करना है बांग्लादेश और श्रीलंका में से। तो प्यारे दोस्तों, हालांकि श्रीलंका की सिचुएशन अभी खराब है, बट हमेशा से ऐसी नहीं थी। ये आपका नॉन लीस्ट डेवलप्ड कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट्स में ही आता है, एनएलडीसीएस वाली कैटेगरी में ये आपका आ जाएगा। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 4 का बनेगा। बांग्लादेश और भूटान को आप एलडीसी वाली लिस्ट में यहाँ पे डाल देंगे, तो करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 4। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है, फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई, इट इज आर्ग्यूड दैट अ लोकेशन इन क्वेश्चन अट्रैक्ट्स एफडीआई बिकॉज इट कंबाइंस द यूनिक एडवांटेजेस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। तो आपको कंडीशंस बतानी है। ए दिया इंटरनेशनलाइजेशन, फर्स्ट मूवर, नॉलेज, ओनरशिप, लोकेशन। तो ये पांच आपको यहाँ पे एडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। और प्यारे दोस्तों, ये वाला जो सवाल है ये जुड़ा है आपकी एफटीआई की जो इक्लेक्टिक पैराडाइम थ्योरी पढ़ते हैं हम, जिसके अंदर बात करते हैं ओ एल आई की। ओ एल आई का मतलब क्या है कि अगर आपने डिसाइड करना है कि आप बाहर जाकर फॉरेन इन्वेस्टमेंट करें, एफटीआई करें या ना करें, उसके अंदर ये तीन चीजों को आप इवेल्युएट करते हैं। आप देखते हैं कि ऐसा करने में आपका कोई ओनरशिप एडवांटेज है या नहीं है, आपके पास कुछ ऐसी चीजों की ओनरशिप है जिसकी अगर आप जिसको इस्तेमाल करके आप एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उससे आपको फायदा होगा। मे बी कुछ ऐसी नॉलेज, कुछ पेटेंट, कुछ मैनेजरियल स्किल, कुछ भी ऐसा हो सकता है जो आप ओन कर रहे हैं। इसके बाद है लोकेशन एडवांटेज। तो अगर आपको लग रहा है कि दूसरी लोकेशन पे जाने से आपको एडवांटेजेस हो जाएंगे, तो फिर आप इस एडवांटेज को भी एक्सप्लॉइट कर लेते हैं, एफडीआई कर लेते हैं। इसके बाद है इंटरनेशनलाइजेशन एडवांटेज। अगर आपको लगता है कि अगर आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन जाएंगे तो दूसरे कंट्री में जाकर भी अपनी फैसिलिटीज खोलेंगे, इन्वेस्टमेंट अच्छे से कर देंगे, आपको उससे फायदा होने वाला है, ओवरऑल आपकी ऑर्गेनाइजेशन को फायदा होगा, तो आप एफडीआई की तरफ जाएंगे। अदरवाइज आप किसी और मोड ऑफ एंट्री का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तीन चीजों को कहीं ना कहीं इवेल्युएट किया जाता है, ओ एल और आई को। और इसीलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास आंसर में ए आएगा, डी आएगा और ई आएगा। तो करेक्ट आंसर जो मेरे पास बनने वाला है दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप आपको ये चीज यहाँ पे समझ में आई होगी।
चलिए तो प्यारे दोस्तों हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्वेंशियली अरेंज द फॉलोइंग इम्पैक्ट्स ऑफ द इवॉल्विंग ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम ऑन द इकोनॉमीज। तो हमारा जो मॉनेटरी सिस्टम है धीरे धीरे इवॉल्व कर रहा है ग्लोबल लेवल पे, तो आपको सिक्वेंशियली अरेंज करना है। यानी कि आपको सबसे पहले वो वाला इनमें से पॉइंट चूज करना है जिसमें आपको लग रहा हो कि ये सबसे बेसिक वाला फेज होगा, पहला स्टेज होगा, और धीरे धीरे जैसे आपकी इकोनॉमीज बढ़ती रहेंगी, ओपन होती रहेंगी, आपको धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ना होगा। और ये 5 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं जिनको सीक्वेंशियली अरेंज करना है। अब देखो ये घर से तो कोई रट के नहीं गया होगा, एग्जाम में जाके ही दिमाग लगाना पड़ेगा। और एग्जाम में दिमाग लगा रहे हो तो एक बार ऑप्शंस आपको साथ में दिए हैं तो उन पे भी नजर डालते हैं। तो पहले क्या आना चाहिए? पहले या तो बी आएगा या सी आएगा या फिर ई आएगा। तो बी, सी और ई में से आपको चूज कर लेते हैं कि कौन सा पहले आएगा, जिसका भी स्कोप सबसे कम होगा, जिसमें सबसे कम ओपननेस आपको देखने को मिली होगी, जो सबसे बेसिक स्टेज आपको लग रहा होगा उसको पहले रख लेंगे। कैपिटल फ्लोज ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये बी वाला पॉइंट है। इंक्रीज्ड वर्ल्ड ट्रेड विद लिमिटेड कैपिटल फ्लोज, ठीक है जी, ये सी वाला पॉइंट। अब देखो सी वाले पॉइंट में लिमिटेड कैपिटल फ्लोज की बात हो रही है, तो ये बेसिक वाला पहले वाला पॉइंट है। बी वाला जो पॉइंट है वो ज्यादा ओपननेस की बात कर रहा है, ज्यादा खुले कैपिटल फ्लोज की बात कर रहा है, तो ये बी तो सी के बाद में ही आना चाहिए। इसके बाद ई वाला पॉइंट है, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इज इंक्रीजिंगली ओपन एंड इमर्जिंग नेशंस ओपन स्लोली। तो प्यारे दोस्तों ये तो पूरी ओपननेस की बात कर रहा है कि अब नेशंस ने अपने आप को पूरा खोलना शुरू कर दिया है। तो ये वाला पॉइंट तो कहीं ना कहीं लास्ट में जाकर ही आना चाहिए। तो इनमें से सबसे कम स्कोप मेरे को जो लग रहा है वो सी वाले पॉइंट का लग रहा है कि अभी आप वर्ल्ड ट्रेड पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे ज्यादा फोकस है, कैपिटल फ्लोज पे आपका फोकस लिमिटेड है, कम है। आपकी ग्लोबल लेवल पे जो मनी का मूवमेंट है वो अभी लिमिटेड ही चल रहा है। तो सी वाला सबसे पहले आना चाहिए, बीइंग सबसे नैरो स्कोप है इसका। तो हमारे पास हमें चूज करना होगा 2 और 3 में से। 1 और 4 को तो काट देना चाहिए। आप अगर 2 और 3 में से चूज करना है तो अगर आप देखेंगे तो बी वाला तो आपको दोनों के अंदर सबसे लास्ट में देखने को मिल रहा है कि कैपिटल फ्लोज ड्राइविंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये तो सबसे लास्ट में है। अब आपको चूज करना है कि सी के बाद किसको डाला जाए, या तो ए को डालें या ई को डालें, इसमें से चूज करते हैं। तो ए वाला है प्रोटेक्शनिज्म एंड नेशनलिज्म, कि अभी आप अपने आप को प्रोटेक्टेड रखेंगे, अपने नेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। और ई वाला पॉइंट तो आपने पहले रीड कर ही लिया था, ये तो ओपननेस की बात कर रहा है, तो ये तो बाद में आगे जाकर ही होना चाहिए। तो प्रोटेक्शनिज्म एंड नेशनलिज्म जो है वो पहले आना चाहिए, तो इसे हम पहले रखेंगे। तो सी के बाद ए आना चाहिए और इसी से हमारा जो आंसर है ऑप्शन नंबर 2 का बन जाएगा, सी, ए। और इसके बाद अगर आप पढ़ेंगे तो डी भी आ जाएगा और आपका ई भी आ जाएगा और लास्ट में आपका बी भी आ जाएगा। तो इस तरीके से कुछ सीक्वेंसिंग यहाँ पे बनानी पड़ेगी। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, व्हेन अ कंट्रीज करेंसी इज एक्सेप्टेड एज अ रिजर्व करेंसी। तो रिजर्व करेंसी क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए। तो रिजर्व करेंसी बेसिकली वो फॉरेन करेंसी होगी जिसको वर्ल्ड लेवल पे एक्सेप्ट किया जाता है फॉरेन पेमेंट्स के लिए। जैसे आप कह सकते हैं कि आपका जो डॉलर वगैरह है उसे वर्ल्ड ओवर जो आपके सेंट्रल बैंक से मॉनेटरी अथॉरिटीज हैं उसे एक्सेप्ट करती हैं एज अ मोड ऑफ पेमेंट, और इसीलिए आप उसे एक रिजर्व करेंसी यहाँ पे बोल सकते हैं। तो ऐसी करेंसीज जिसका पूरे वर्ल्ड में बोलबाला है, पूरे वर्ल्ड में ट्रांजैक्शंस के लिए इस्तेमाल हो जाती हैं, उनको आप रिजर्व करेंसी बोल सकते हैं। अभी प्यारे दोस्तों अगर कोई करेंसी रिजर्व करेंसी बन गई, जैसे यूएस का डॉलर जो है वो रिजर्व करेंसी है, तो अब क्या कन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिलेगा यूएसए के ऑब्जेक्टिव्स के बीच में, ये आपको बताना है। और आपको ये 5 दिए, इनमें से 3 चूज करना है, जैसा आप ऑप्शंस देख सकते हैं। तो कौन सी 3 आपको चूज करना है वो देखने की कोशिश करते हैं। कुछ आपके मॉनेटरी, फिस्कल, करेंसी, फॉरेन ट्रेड और इनलैंड ट्रेड पॉलिसी की बात हो रही है। अब देखो अगर आपका डॉलर रिजर्व करेंसी बन गया तो बाकी नेशंस क्या करेंगे? वो डॉलर की डिमांड करेंगे और यूएसए को ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी डॉलर की डिमांड कर रहा है उसे कहीं ना कहीं डॉलर प्रोवाइड करना पड़ेगा, डिमांड पूरी करनी पड़ेगी, तभी उसकी रिजर्व करेंसी की जो पोजीशन है वो बरकरार रहेगी। तो उसकी जो करेंसी पॉलिसी है, एक तो वो यहाँ पे पिक्चर में आ रही है कि एक्सटर्नल जो उसकी करेंसी पॉलिसी है वो पिक्चर में आ रही है। अब ये डॉलर पूरे वर्ल्ड में जाएगा कैसे? कैसे जाएगा डॉलर पूरे वर्ल्ड में? या तो आप डॉलर के लोन ले लो या यूएसए से ट्रेड बढ़ाओ। यूएसए से ट्रेड अगर आप बढ़ाओगे तो उस ट्रेड में आपको डॉलर मिल सकता है, आप यूएसए को एक्सपोर्ट करो आपको डॉलर मिल जाएगा। तो अब यूएसए की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है वो भी इससे कहीं ना कहीं इफेक्टेड रहेगी। जो यूएसए ट्रेडिंग वगैरह कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है, अब बाकी नेशंस जो हैं उनको डॉलर चाहिए, अब यूएसए को फिर ज्यादा इंपोर्ट करने पड़ेंगे ताकि सबको डॉलर पहुंचा सके। उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे इफेक्टेड रहेगा। और ये फॉरेन ट्रेड पॉलिसी भी इन पिक्चर आ गई हमारी यहाँ पे। इसके बाद भी देखते हैं,
अब देखो यूएसए को अपनी जो डोमेस्टिक डॉलर की रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी करनी है, जो उसकी डोमेस्टिक मनी सप्लाई है डॉलर की उसको भी देखना है, और फॉरेन लेवल पे भी डॉलर की सप्लाई करनी है। तो डोमेस्टिक मॉनेटरी पॉलिसी भी हमारी पिक्चर में आ गई, डोमेस्टिक फिस्कल पॉलिसी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, और उसकी जो डोमेस्टिक इनलैंड ट्रेड पॉलिसी है उसका यहाँ पे कोई रोल नहीं है। बट ये जो तीन चीजें है ना यहाँ पे, ये यहाँ पे आपकी पिक्चर में आ जाती हैं, और इसे यहाँ पे ट्रिफिन पैराडॉक्स भी बोला जाता है। अगर आप थोड़ा सा सर्च करोगे आपको मालूम पड़ेगा इसके बारे में, ट्रिफिन पैराडॉक्स के बीच के बारे में। और यहाँ पे हमारा जो आंसर बनने वाला है दैट इज गोइंग टू इंक्लूड ए, सी एंड डी। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे बनेगा। चलिए, तो यहाँ पे सवाल है, द एक्सपोर्टिंग फर्म इज टर्म्ड राइडर where the other firm with an established distribution channel in the target country is termed as carrier. This phenomenon is known as। तो भी प्यारे दोस्तों यहाँ पे क्या बात हो रही है उसे समझने की कोशिश करते हैं। तो कोई भी आप इंटरनेशनल ब्रांड पकड़ लो, जैसे हम मान लीजिए एक ब्रांड को पकड़ लेते हैं, हम पकड़ लेते हैं एडिडास को। ठीक है जी, एडिडास आपका एक इंटरनेशनल लेवल का ब्रांड हो गया, इसका एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बना होगा वर्ल्ड वाइड लेवल पे। अब आपको मान लीजिए आप एक छोटी कंपनी है, आप क्या बना रहे हैं, आप मान लीजिए बूट की पॉलिश बना रहे हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने बाहर अपनी बूट की पॉलिश बेचनी है, अलग अलग कंट्रीज में इसे आप भेजना चाहते हैं। तो एक तरीका तो ये है कि आप खुद अपने जो लिंक्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करो, लिंक्स बनाओ, चैनल्स बनाओ, उनका इस्तेमाल करो। दूसरा तरीका ये है कि आप इसकी पीठ पे चढ़ जाओ। पिकी बैक समझते हो ना आप, किसी को आपने पीठ पे चढ़ा लिया, किसी के ऊपर आप चढ़ गए और उसके साथ साथ आप चलते जा रहे हैं। तो एडिडास यहाँ पे एक कैरियर बन जाएगा, इसके जो भी चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बने हुए हैं आप उन्हीं को इस्तेमाल करते रहेंगे, उन्हीं को एक्सप्लॉइट करते रहेंगे, इसकी पीठ पे बैठ जाएंगे और अपनी वर्ल्ड ओवर जो प्रेजेंस है वो बनाते रहेंगे। एडिडास वगैरह जो इन्वॉल्व रहेगा उसको भी यहाँ पे कमीशन प्रॉफिट्स वगैरह जो है वो आप नेचुरली उसमें भी पार्ट बना लेंगे। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 जो है ना, पिगी बैकिंग का, वो बन जाएगा। बहुत ही सीधा, बहुत ही डायरेक्ट सवाल लगा ये मुझे। प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है मैच द फॉलोइंग का। लिस्ट 1 लिस्ट 2 आपको दे रखी है, दिस इज सोलली अ फैक्चुअल क्वेश्चन, प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है, और एफटीआई के लिमिट्स के ऊपर ये सवाल है। तो अभी ये जो इस एग्जामिनेशन के समय लिमिट्स थी उसके अकॉर्डिंग इस सवाल को आंसर करेंगे। हो सकता है ये लिमिट्स में कुछ चेंज आ जाए आगे एग्जामिनेशन के लिए, तो अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा। तो फिलहाल यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ है ट्रेडिंग इन ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट्स, अभी कोई डिटेल में नहीं जा रहे। अभी ये जो है आपके प्रोहिबिटेड रहते हैं, ये तो आपको मालूम ही होना चाहिए कि एफडीआई कौन सी जगह पे प्रोहिबिटेड है। ये आपकी 5-6 चीजें हैं, तो ये तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी जगह पे प्रोहिबिटेड है। तो ए आपका 2 से तो मैच होना ही चाहिए, ये तो पक्का से पता होना चाहिए। और वैसे इसी से आंसर ऑप्शन नंबर 2 का बन भी जाता है। मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग के अंदर आपका 51% एफडीआई, सेटेलाइट के अंदर 100% आ गया जी, और पेट्रोलियम रिफाइनिंग बाय पीएसयूज इसमें 49% आ गया। करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। तो ऐसे फैक्ट्स एग्जाम से पहले आपको देखने पड़ेंगे। चलिए, तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे सवाल है, इन इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स, जिनको यहाँ पे बोला जाता है इनको टर्म्स, आइडेंटिफाई द वन under which the delivery of the goods to the named place of destination discharge takes place at the seller's expense. Buyers assumes the cargo insurance, import custom clearance, payment of custom duty, taxes and other cost and risk। तो इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, तो बायर हैं और यहाँ पे हमारे पास सेलर हैं। तो सेलर ने बायर को यहाँ पे सामान भिजवाना है, और कहा गया कि जो सामान भिजवाने का खर्चा है वो सेलर यहाँ पे इनकर करेगा। जो आपका सामान जाएगा, शिप से जाएगा, कैसे भी जाएगा, वो सामान भिजवाने का जो खर्चा है वो सेलर का है। बायर इंश्योरेंस, कस्टम क्लियरेंस, कस्टम ड्यूटी, सारी चीजें बाकी जो है बायर की है, सारा रिस्क बाकी का जो है वो यहाँ पे बायर का हो जाता है। केवल सामान को भिजवाने का खर्चा, जो रास्ते का भाड़ा है, उसकी जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे सेलर की बताई गई है। अभी प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपको चूज करना है कि कौन सी टर्म से ये जुड़ा हुआ है। कैरेज एंड इंश्योरेंस पेड टू सीआईपी। अब देखो यहाँ पे इंश्योरेंस की तो कोई बात हो नहीं रही है, केवल कैरेज की बात हो रही है, केवल जो रास्ते का कैरेज है, भाड़ा है, उसकी बात हो रही है। इंश्योरेंस की तो कोई बात ही नहीं है, इंश्योरेंस की जिम्मेदारी तो सब बायर की है। तो ये वाला तो पॉइंट है, ये तो आने नहीं वाला। ऐसे ही आपका अगला भी कॉस्ट इंश्योरेंस एंड फ्रेट सीआईएफ, तो इसमें भी इंश्योरेंस आ रहा है। तो इंश्योरेंस तो इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इंक्लूड हो नहीं रहा, इंश्योरेंस तो खुद बायर को कराना है। तो 1 और 2 तो यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। दो बचे हमारे पास 3 और 4। और प्यारे दोस्तों 3 और 4 में कंफ्यूजन होना बिल्कुल यहाँ पे जायज है, क्योंकि 3 और 4 काफी क्लोज है। दोनों में आपको यहाँ पे कैरेज और फ्रेट
केवल कैरेज और फ्रेट की जो जिम्मेदारी है वो यहाँ पे सेलर की रखी गई है, इंश्योरेंस तो यहाँ पे बायर को ही कराना है। तो दोनों काफी ज्यादा सिमिलर हो गए, बट समस्या ये है यहाँ पे इनका डिफरेंस जो है ना वो काफी माइन्यूट है, वो आपको पता होना चाहिए। अब ये जो सीएफआर है ना, ये केवल आपका अगर आप समंदर के जरिए, सी के जरिए सामान बेच रहे हैं वही इस्तेमाल हो रहा है। अब ये जो सवाल दिया गया इसमें कहीं समंदर का नाम नहीं लिया गया है ना, तो इसीलिए अब प्यारे दोस्तों यहाँ पे आपका जो सीपीटी है ना ये वाइडर टर्म है, ये सी से भेजो किसी और मोड से भेजो सब में एप्लीकेबल होता है। और आई थिंक इसी सोच के कारण यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया गया है दैट हैज बीन गिवन एज ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट आंसर जो है वो बन जाएगा, हालांकि ऑप्शन 4 भी काफी क्लोज है। चलिए तो प्यारे दोस्तों, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग राउंड्स फॉर मल्टीलेटरल ट्रेड नेगोशिएशंस अंडर गैट डब्ल्यूटीओ इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है, यानी कि जौन सा नेगोशिएशन पहले हुआ था उसको पहले लगाओ, जौन सा बाद में हुआ उसको पहले उसको बाद में लगाओ। अब ऐसा सवाल ऑलमोस्ट एग्जामिनेशंस में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, नेट के एग्जाम में काफी देखने को मिल रहा है, तो अभी ये चीजें आपको धीरे धीरे याद तो करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा आइडिया, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करेंगे तो हमारे जो शुरू के राउंड्स होते थे, जो आपके गैट के राउंड्स होते थे, उनसे आपके जुड़े हुए हैं ये वाले टर्म्स, एनएसी, टॉर्के, कैनेडी, ये आपके उनसे जुड़े हुए हैं। और जो आपकी टोक्यो और दोहा राउंड है ये आपके इनसे बाद में आते हैं। दोहा राउंड तो आपका डब्ल्यूटीओ के अंदर ही आता है, ठीक है, दोहा सबसे लास्ट में आना चाहिए, दोहा राउंड आपका डब्ल्यूटीओ का है, बाकी सारे आपके गैट से जुड़े हुए हैं। तो बी वाला सबसे लास्ट में आना चाहिए, बी वाला पहले नहीं आना चाहिए। तो 3 और 4 को तो आप वैसे काट सकते हो, 1 और 2 में से आपको चूज करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देता हूं, ये एनएसी वाला जो राउंड है ये फ्रांस वाला आपका जो ट्रेड डिस्कशन था 1949 के अंदर था। ये आपका टॉर्कवे इंग्लैंड के अंदर 1950-51 ये वाला आपका ट्रेड का नेगोशिएशन चला था। इसके बाद आता है जी हमारे पास कैनेडी, 1962 से 67 का नेगोशिएशन है। इसके बाद हमारे पास आता है जी टोक्यो, 1973 से 79। और दोहा राउंड के बारे में तो कौन नहीं जानता, 2001 में दोहा राउंड की शुरुआत हुई थी। तो अभी अगर आप सीक्वेंस बनाने की कोशिश करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बिकम ऑप्शन नंबर 1, सी डी ए ई एंड देन बी। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन सीक्वेंशियल असेंडिंग ऑर्डर। तो हमारी जो कंपनीज का इंटरनेशनलाइजेशन होता है वो किस सीक्वेंस में होता है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो एक बार आप फटाफट से पढ़िए क्या क्या यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, इनको ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश करते हैं। अब देखो सवाल आपको दिया हुआ है, साथ में ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, तो इट्स बेटर कि हम साथ में एक बार ऑप्शंस पे भी नजर डाल लें। तो ये ऑप्शंस हमें जो दिख रहे हैं उसमें सबसे पहले या तो बी आ रहा है या फिर ई आ रहा है। तो बी हमारे पास है डोमेस्टिक कंपनी और ई हमारे पास है डोमेस्टिक कंपनी विद एक्सपोर्ट डिवीजन। अब जाहिर सी बात है कि पहले डोमेस्टिक कंपनी आएगी फिर ही उसकी कोई एक्सपोर्ट डिवीजन बनेगी, तो बी पहले आना चाहिए। और इसीलिए हमारे पास वन वाला तो आप एलिमिनेट कर सकते हो कि वन तो पहले नहीं आएगा। अब बी के बाद आपको देखना है कि ई आएगा या ए आएगा। ई हमारे पास है डोमेस्टिक कंपनी विद एक्सपोर्ट डिवीजन और ए हमारे पास है प्राइमरीली डोमेस्टिक कंपनी विद इंटरनेशनल डिवीजन। अब देखो अगर आपकी डोमेस्टिक कंपनी में आपने एक एक्सपोर्ट डिवीजन को सेटअप कर दिया, इंक्लूड कर दिया, तो ये डिवीजन आपके एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करेगी, एक्सपोर्ट्स को देखेगी। बट अगर आपने एक इंटरनेशनल डिवीजन बना दी तो इंटरनेशनल जो वर्ड है उसका थोड़ा सा जो एम्बिट है ना वाइड हो जाता है, ब्रॉड है वर्ड ये। तो इसमें एक्सपोर्ट्स भी आ जाएंगी और भी कुछ चीजें आ जाएंगी, और भी तरीके के आप ऑफिसेज अपने बाहर सेटअप करवा सकते हो अपनी सेल्स को प्रमोट करने के लिए। तो पहले आपकी एक्सपोर्ट डिवीजन आएगी और फिर स्कोप बढ़ेगा और हमारी इंटरनेशनल डिवीजन आएगी। तो बी के बाद ई और फिर हमारे पास ए आएगा। अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है, अभी आपको चूज करना है कि उसके बाद डी सी आएगा या सी डी आएगा। अब डी वाला हमें दिया मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस विद मल्टी डोमेस्टिक एम्फेसिस और सी दिया है विद ग्लोबल एम्फेसिस। देखो पहले आपका जो एम्फेसिस होगा वो अलग अलग मार्केट को अलग अलग तरीके से कैटर करने पे होगा, इसे मल्टी डोमेस्टिक बोला जाता है। और बाद में आपका एम्फेसिस होगा कि पूरे वर्ल्ड को एक साथ कैटर करे, इसे ग्लोबल एम्फेसिस बोल सकते हैं। तो पहले डी आएगा और फिर हमारा आएगा जी सी, और इसके बेसिस पे हमारी जो करेक्ट सीक्वेंस यहाँ पे बनेगी दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 2। चलिए तो प्यारे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास सवाल है, आफ्टर 10 years ऑफ डेडलॉक यूरोपियन यूनियन यानी कि ईयू इज रेडी टू नेगोशिएट विद इंडिया इन डब्ल्यूटीओ ऑन विच इशू रिलेटेड टू फूड सिक्योरिटी। अब देखो यहाँ पे फूड सिक्योरिटी सवाल में मेंशन कर दिया है और कह रहे कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया किस चीज के ऊपर नेगोशिएट करने वाले हैं जो कि फूड सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है।
आप अगर ऑप्शंस को रीड करेंगे, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स, क्लाइमेट चेंज, नॉन टेरिफ बैरियर, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स। तो अगर आप ऑप्शंस को रीड करेंगे तो वैसे ही आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका आंसर जो है पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स होना चाहिए, क्योंकि फूड सिक्योरिटी से यही जुड़ा हुआ है। ये सवाल वैसे कुछ कुछ करंट अफेयर से लिंक्ड आप कह सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे अभी इंडिया और ईयू के बीच में, और इंडिया और जो डब्ल्यूटीओ के बाकी मेंबर्स हैं, उन सबके बीच में नेगोशिएशन चल रहे हैं फूड सिक्योरिटी पब्लिक स्टॉक होल्डिंग को लेकर। आप जानते होंगे कि हमारा जो इंडिया है वो अपने किसानों से, जो फार्मर्स हैं, उनसे प्रोक्योरमेंट करता है फूड ग्रेन्स की मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे। अब ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे इंडिया प्रोक्योर प्रोक्योर करता है फार्मर से, और इसे अपने पास होल्ड करके रखता है, और जब रिक्वायरमेंट होती है तो डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इसको लेकर बाकी कंट्रीज को दिक्कत है कि ये चीजें ना ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती हैं, कि इंडिया जो है ये जो एग्रीकल्चर का ट्रेड है, फूड ग्रेन्स का ट्रेड है, इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है, जरूरत से ज्यादा सब्सिडीज दे रहा है, डब्ल्यूटीओ की लिमिट से ज्यादा सब्सिडीज दे रहा है। तो ये सब दिक्कतें चल रही हैं। तो इनको लेकर कहीं ना कहीं कुछ नेगोशिएशंस की शुरुआत हुई है। तो ये फूड सिक्योरिटी वाला मुद्दा, जो पब्लिक स्टॉक होल्डिंग नॉर्म्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट जो प्रोक्योरमेंट करती है, अपने पास स्टॉक को होल्ड करके रखती है, उन सबसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का बनेगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज। स्टेटमेंट नंबर ए आपको दी है, अकॉर्डिंग टू मर्केंटलिज्म कंट्रीज शुड इंपोर्ट मोर देन दे एक्सपोर्ट। मर्केंटलिज्म आपको कहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट करना चाहिए और गोल्ड इकट्ठा करना चाहिए। ये आपका मर्केंटलिस्ट व्यू पॉइंट है। तो ज्यादा इंपोर्ट नहीं करना, ज्यादा एक्सपोर्ट करना है, तो सीधी सीधी पहली वाली स्टेटमेंट तो हमारी यहाँ पे गलत हो जाती है। अगली स्टेटमेंट है, कंट्री दैट प्रैक्टिसेस नियो मर्केंटलिज्म। ये मर्केंटलिज्म का नया फॉर्म है। अटेम्प्ट्स टू रन एक्सपोर्ट सरप्लस टू अचीव अ सोशल और पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव। तो मर्केंटलिस्ट की तरह ये अप्रोच भी यही कहती है कि आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, और गोल्ड इकट्ठा नहीं करना, आपके और भी ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं जिसको आप अचीव कर सकते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट तो हमें सही लग रही है। Theory of absolute advantage reason that restricted trade would lead country to specialize in those products that give it a competitive advantage। अब एडम स्मिथ की थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज है, तो उन्होंने आपकी जो बात करी है वो करी है कि यहाँ पे आपका जो ट्रेड है वो फ्री फ्लो चलना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मार्केट चलना चाहिए, और हमारी जो कंट्रीज है जिस भी प्रोडक्ट में उनके पास एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, जिसको ज्यादा एफिशिएंटली प्रोड्यूस करनी है, वो एक्सपोर्ट कर देंगे, दूसरी को इंपोर्ट कर लेंगे। ऐसी बातें इन्होंने करी है। तो जो रिस्ट्रिक्शन वाला पॉइंट यहाँ पे डाला ना स्टेटमेंट में, इससे ये स्टेटमेंट हमारी गलत हो रही है। According to the theory of comparative advantage, gains from trade will occur even in a country that has absolute advantage in all products, because the country must give up less efficient output to produce more efficient output। तो theory of comparative advantage डेविड रिकार्डो ने हमें दी है, और उन्होंने बोला है कि चाहे एक कंट्री के पास दोनों प्रोडक्ट्स के अंदर, सभी प्रोडक्ट्स के अंदर एब्सोल्यूट एडवांटेज है, फिर भी हमारा ट्रेड हो सकता है। तो यही बात यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर डी में बता रखी है, तो ये भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो बी एंड डी हमारी सही है, ए और सी में गड़बड़ है, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का बन जाएगा। चलिए, तो प्यारे दोस्तों, अगला सवाल है G20 समिट 2023 को लेकर, जो कि इंडिया में हुआ था, और इसके अंदर पूछा जा रहा है कि कौन सा इकोनॉमिक कॉरिडोर यहाँ पे प्रपोज किया था, इंक्लूडिंग द शिपिंग एंड रेल लाइंस। तो ये आपका करंट अफेयर्स बेस्ड सवाल है, और G20 समिट के जो की आउटकम्स हैं, इंपॉर्टेंट आउटकम्स हैं, अगर आपने पढ़े थे तो आपको मालूम होगा कि इसके अंदर इंडिया ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई हुई थी। और इसीलिए प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर बनने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर 1। आप देख सकते हैं कि इंडिया जो है उसको हम लिंक करने वाले हैं इन मिडल ईस्टर्न कंट्री से, यूरोपियन कंट्री से, और इसको आगे जाकर यूएसए से भी जोड़ने वाले हैं। तो ऐसा एक कॉरिडोर बनाने की बात चल रही है, जिसमें रेल लाइंस भी होंगी, शिपिंग रूट्स का इस्तेमाल भी किया जाएगा। तो G20 समिट के अंदर इस कॉरिडोर को यहाँ पे प्रपोज किया गया है। तो ये आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, conditions under which companies may find more advantageous to locate production in foreign countries than export to them are। तो सवाल आपको ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे ऐसी कौन सी कंडीशंस होंगी जिसमें हमारे लिए फायदेमंद होगा कि इंडिया से यूएस से एक्सपोर्ट करने की बजाय बेहतर है कि यूएसए के अंदर ही अपनी प्रोडक्शन फैसिलिटी को आप सेटअप कर लो, एक्सपोर्ट मत करो, यूएसए के अंदर ही अपनी जो फैक्ट्री है, फैसिलिटी है, वो आप सेटअप कर लो। यहाँ पे आपको जो स्टेटमेंट्स दी है, when production abroad is costlier than at home, अगर यूएसए में प्रोडक्शन करना बहुत महंगा पड़ेगा, तो फिर आप यूएसए में क्यों प्रोडक्शन करेंगे, आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर देंगे। तो इस केस में तो बाहर काम करना फायदेमंद नहीं है। when transportation costs are too high for moving goods or services internationally, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफी ज्यादा है
तो फिर इंडिया से यूएस सामान भेजने में काफी दिक्कत हो जाएगी, काफी महंगा पड़ेगा। तो फिर बेहतर है कि यूएसए के अंदर ही फैक्ट्री डालो, प्रोडक्शन वहीं पे करो और वहीं से मार्केट्स को कैटर कर दो। तो ये वाला पॉइंट तो आपका वैलिड है। व्हेन कंपनीज लैक डोमेस्टिक कैपेसिटी, जब हमारी जो डोमेस्टिक फैक्ट्री है उसके अंदर कैपेसिटी है ही नहीं, तो फिर बेहतर यही है कि यूएसए के अंदर ही फैक्ट्री डालो और वहीं पे अपना काम करके वहीं की मार्केट को कैटर कर लो। तो ये वाला पॉइंट भी आपका बिल्कुल वैलिड है। व्हेन गवर्नमेंट इनहिबिट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन प्रोडक्ट्स, अब देखो अगर गवर्नमेंट्स कोई रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है फॉरेन प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पे, तो फिर आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाओगे? अगर यूएस गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा रही है कि इंपोर्ट नहीं करना, तो फिर आप एक्सपोर्ट कैसे कर पाओगे? फिर तो आपको यूएसए के अंदर ही फैसिलिटी लगानी पड़ेगी। तो ये वाला पॉइंट भी बिल्कुल वैलिड है। When product and service need not be altered substantially to gain sufficient consumer demand abroad, तो ये कह रहे हैं कि इंडिया वाला जो सामान है उसके अंदर कोई ऑल्टरेशन करने की जरूरत नहीं है, वो वैसा ही यूएसए के अंदर भी बिक जाता है। तो फिर इंडिया की फैक्ट्री वाला सामान ही आप यूएस में बेच सकते हो, उसमें यूएस में फैक्ट्री डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये वाला केस हमारा यहाँ पे एक्सपोर्ट के फेवर में है, ना कि फॉरेन फैसिलिटी के। और इसीलिए हमारे जो करेक्ट आंसर बनेंगे उसमें बी, सी और डी वाले स्टेटमेंट्स आएंगे। सो ऑप्शन नंबर 2 हमारे पास यहाँ पे करेक्ट आंसर बन जाएगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे सवाल है जी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड इन द इंटरेस्ट रेट पैरिटी। तो इंटरेस्ट रेट पैरिटी की जहां पे हम बात करते हैं, तो इंटरनेशनल आर्बिट्राज को एक्सप्लेन करते हैं, उसमें अलग अलग थ्योरीज आती हैं। और उसके अंदर हमारे पास परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी आती है, इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी आती है, इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट आता है, ये सारी चीजें पढ़ते हैं। और यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनको भी रीड करते हैं। exchange rate between the countries of two currencies of two countries equal the ratio between the price of goods in these currencies। ये तो सीधी सीधी परचेसिंग पावर पैरिटी की बात हो रही है, इसमें तो इंटरेस्ट आ भी नहीं रहा कहीं। फॉरवर्ड रेट मस्ट बी इक्वल टू एक्सपेक्टेड फ्यूचर स्पॉट रेट, ये तो कुछ जनरल स्टेटमेंट है, इसमें कोई इंटरेस्ट रेट की बात भी नहीं हो रही है। Nominal interest rate differentials must be equal to the expected inflation rate differential in the two countries। अब ये देखो, नॉमिनल रियल इंटरेस्ट रेट की जो बात है ना, वो इंटरनेशनल फिशर इफेक्ट के अंदर होती है, ना कि इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी में। और अगला वाला जो स्टेटमेंट है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड एक्सचेंज रेट ऑफ टू कंट्रीज। अब ये बहुत ही जनरल सी स्टेटमेंट इन्होंने दे दी। और इंटरेस्ट रेट पैरिटी के अंदर हम बेसिकली यही बोलते हैं कि हमारी जो कंट्रीज का एक्सचेंज रेट का डिफरेंस होगा, दैट वुड डिपेंड ऑन कि उनका इंटरेस्ट रेट का क्या डिफरेंस है। जिस कंट्री के इंटरेस्ट रेट ज्यादा होंगे, उसकी जो करेंसी है उसकी वैल्यू भी कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको कम होती हुई दिखेगी। तो ये रिलेशनशिप की बात करती है आपकी इंटरेस्ट रेट पैरिटी थ्योरी। और इसीलिए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 4 का ही बनेगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास सवाल है असर्शन रीजनिंग का। असर्शन हमें यहाँ पे दिए, द फेलियर ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट टू कनेक्ट फर्म्स एज कोलैबोरेटर्स will entice a company to enter with wholly owned operations or wholly owned FDI। तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे आपको सवाल कह रहा है कि अगर हमारी फर्म्स एक दूसरे के साथ कोलेबोरेट नहीं कर पा रही, लेट सपोज हमारे पास दो फर्म है ए और बी। अब ये जो है इंटरनेशनल मार्केट में एंटर करने वाली है, लेट सपोज यूएसए के अंदर इन्होंने एंट्री मारनी है। अब अगर तो ये कोलेबोरेट कर लें, दोनों मिलकर वहां पे काम संभाल लें, तो ठीक है। बट अगर कोलेबोरेट नहीं कर रही है, केवल एक जा रहा है, बी जा रहा है और ए नहीं जा रहा, तो बी अगर यूएसए में बैठा है और ए इंडिया में बैठा बैठा उसको कंपटीशन देना चाहता है, तो शायद नहीं दे पाएगा। बी बेहतर पोजीशन में है यूएसए की मार्केट को कैटर करने के लिए, क्योंकि वो बाहर बैठा है। तो इसीलिए ए को भी बाहर ही जाना पड़ेगा। ऐसा कुछ सवाल आपको कह रहा है कि आपको अपने खुद के ऑपरेशंस या होली ऑन्ड एफडीआई के साथ ही दूसरी कंट्री में अपने ऑपरेशंस को सेटअप करना पड़ेगा, इंटरनेशनल मार्केट में एंट्री मारनी पड़ेगी। और रीजन दे रहे हैं, द कंपनी परसीव्स हैविंग ऑपरेटिंग एडवांटेजेस टू ओवरकम इट्स लायबिलिटी ऑफ फॉरेननेस। अब बिल्कुल ये भी सही बात है कि अगर आप यूएसए के अंदर ही एंट्री मार लेंगे, तो वहां पे आपको यूएसए के अंदर ऑपरेट करने के काफी फायदे मिल जाएंगे। अगर आप यूएसए से बाहर रह के इंडिया में काम करेंगे, तो फिर आप फॉरेन रहेंगे, और फॉरेन रहने की वजह से फॉरेन रहने की लायबिलिटी ये हो जाएगी कि आप यूएसए मार्केट को अच्छे से कैटर नहीं कर पाएंगे। अब देखो, यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट तो हमें सही लग रही हैं, बट अब एक ये भी सवाल उठता है कि क्या रीजन एक्सप्लेनेशन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन की या फिर नहीं है। अब इस चीज के लिए मैं आपको ये एडवाइस करता हूं हमेशा कि आप असर्शन वाली जो स्टेटमेंट है ना, उसके आगे बिकॉज लगाकर देखो। अगर बिकॉज लगा के सेंस बनती है, स्टेटमेंट बनती है, तो फिर आपका आंसर ऑप्शन 1 बन जाएगा। देखो असर्शन दिया, फेलियर ऑफ द इंटरनेशनल मार्केट टू कनेक्ट फर्म्स एज कोलैबोरेटर will entice company to enter with wholly owned operations or FTI because the company perceives having operating advantages to overcome its liability of the foreigners। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट बन रही है।
कि हमें होली ओन्ड एफडीआई के पास इसीलिए जाना है ताकि हमें ऑपरेटिंग एडवांटेजेस मिल जाए और अपनी लायबिलिटी ऑफ फॉरेननेस को हम यहाँ पे ओवरकम कर लें। तो बिल्कुल दोनों के बीच में करेक्ट रीजनिंग बन रही है, करेक्ट लिंकिंग बन रही है, बिकॉज लगा के पूरी स्टेटमेंट हमारी सही बन रही है और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 का ही होगा। चलिए तो प्यारे दोस्तों, यहाँ पे होते हैं जी आज के सवाल खत्म। अगर आप मोटिवेटेड फील कर रहे हैं और डिटेल में कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाना चाहते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे डिटेल्ड और कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज को, जिनकी सारी डिटेल्स आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, आज के लिए सेशन में इतना ही। आई होप यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एग्जामिनेशन के जो प्रीवियस ईयर के सवाल आज हमने आपके साथ डिस्कस किए वो आपको यहाँ पे समझ में आए। इस सेशन को एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।